बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे। NA 171 खानपुर का जिमनी इलेक्शन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 4810 वोट लेकर आगे हैं। आपको बताएं PTI के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफा एडवोकेट 910 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 171 खानपुर का जिमनी इलेक्शन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 4810 वोट लेकर अभी तक आगे हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफा एडवोकेट 910 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। मॉनेटरी कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.64% पर आ चुकी है। आइंदा माह भी कमी का इम्कान है, जबकि रवा माली साल में तरक्की की शरह 2.5% से 3.5% तक रहने की तवक्को है। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स तक कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फायदा होगा। IMF से बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने पूरी तरह साथ दिया। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी। हम एटमी ताकत हैं। हर कीमत कर्जों के लिए दरख्वास्त करना अच्छी बात नहीं, अहमियत कम हो जाती है। कैबिनेट की मीटिंग का आगाज अच्छी खबर से है कि पॉलिसी रेट में 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होकर 17% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन मईशत को फायदा पहुंचेगा। स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। यकीनन मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। कर्जों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। एक न्यूक्लियर ताकत है, और अगर हम हर रोज कर्जों के लिए दरखास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है कमी वाक़या होती है। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP चल रहे हैं ये ज़हर कातिल है। शेर अफजल मरवत ने बहुत तामीरी बातचीत की। मरवत साहब से असेंबली में चंद लम्हे मुलाकात हुई थी, फिर उन पर अपनी ही पार्टी ने तनकीद शुरू कर दी। अब अफगानिस्तान से खुद बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, किसी के बाप का नौकर या गुलाम नहीं। कई बार कहा अफगानिस्तान से बात करें, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खामोश नहीं बैठ सकता। KP हुकूमत अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करेगी। अपना वफ्द काबुल भेज रहा हूँ। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा। मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू नामुनासिब थी। बानी PTI ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में बानी ने कहा, अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू की तायद नहीं करता। वो जोश खिताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, सहाफ़ी दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक कहता हूं कि वो जिहाद कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। तोशाखाना 2 केस की तहकीकात। FIA ने JIT तश्कील दे दी है। JIT ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया है। जुल्करनैन हैदर से मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, इस JIT में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, तोशाखाना केस 2 में जो है FIA की JIT तश्कील दी गई है। 3 रुकनी ये JIT है, और मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने बानी PTI को 16 सितंबर को भी तलब कर लिया है। JIT ने नैब से भी केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। नैब की जानिब से JIT को बाकायदा केस के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। ज़रा का ये कहना है कि अगर बानी PTI को पेश न किया जा सका तो फिर JIT की टीम अडियाला जेल जाएगी और उनसे तफ्तीश करेगी। इस हवाले से सवालनामा भी तैयार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली लाया गया। असेंबली आने वालों में शेख वकास अकरम, मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मलिक ओवैस, अहमद चट्ठा, जुबैर खान, अहद अली शाह,
नसीम अली और दीगर शामिल थे। अली मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने अरकान का इस्तकबाल किया। गिरफ्तार अरकान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारी पर एहतजाज के साथ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। आईजी इस्लामाबाद ने बताया सारी कार्रवाई स्पीकर के इल्म में थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा सार्जन एट आर्म्स की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। हमलावर कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? एक सवाल के जवाब में कहा ये किराए के गुरीले हैं, ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? 3 FIRs मैंने कल ट्रांजिट बेल और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ली है। डफर्स का ये हाल है कि एक शख्स जो दुनिया में रहे नहीं है उनको मेरे साथ रखा, ट्वीट किया तो उन्होंने चेंज किया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली के नॉलेज में थे और एज पर लॉ हुए थे। आईजी इस्लामाबाद फिर स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? कौन थे ये? वो नेपाल से आए थे? ये तो किराए के गुरीले, इनको तो फॉर्म पर जाके बिठाया। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे? स्पीकर साहब, आपके लोग भी इनके साथ मिले हुए थे। जो हुआ ये हमारे साथ नहीं, पार्लियामेंट के साथ हुआ है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए शेख वकास अकरम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया, उन बेचारों ने क्या कर लेना था? पता चलना चाहिए कि वो कौन थे और कैसे पार्लियामेंट में आए। शेख वकास अकरम ने कहा गिरफ्तारी की रात 3 बजे हम मुख्तलिफ फ्लोर्स पर पहुंच गए और बिजली बंद कर दी गई। इस दौरान जैन कुरैशी को खांसी आ गई। मैंने कहा वो पकड़े ना पकड़े, आप जरूर पकड़वाएंगे। शेख वकास की बात पर ऐवान में कह कहे लग गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने ओहदा छोड़ने का इशारा दे दिया। याद सादिक कहते हैं सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूं। अब मुझे सोचना पड़ेगा बतौर स्पीकर काम करना है या ओहदा छोड़ दूं। आप लोगों को अंदाजा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है, ये सिर्फ मुझे मालूम है। दो दिन पहले जो वाकया यहाँ हुआ उसकी मुजम्मत करता हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का खिताब, कहा मुझे 75 साल की उम्र में हथकड़ी लगाई गई, काश उस वक्त कोई आइन की आवाज उठाता। ये वो फसल है जो आपने बोई है, अब इसको काट रहे हैं। हम ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे जिससे इदारे तबाह हो जाएं। वाकया 2 दिन पहले यहाँ हुआ, पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है, कमेटी बन गई है, सुराग लगना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। 70-75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। एक पीटीआई के वजीर का मुझे फोन नहीं आया, सिद्दीकी साहब ये बहुत गलत हुआ। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही है। कभी आप यहाँ 126 दिन बैठ के इनकलाब लाते हैं, कभी 200-250 मकामात पे हमले करके इनकलाब लाते हैं, कभी किसी को गाली दे के इनकलाब लाते हैं। इनकलाब ऐसे नहीं आया करते। इनकलाब खास तरह का पानी मांगता है, खास तरह की खाद मांगता है। वो पानी, वो खाद आपके पास नहीं है। ऐवान का माहौल बेहतर करने के लिए बनाई गई कमेटी का इजलास गर्मा गर्मी की नजर हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शदीद एहतजाज किया, कमेटी छोड़ने की धमकी दी थी। स्पीकर की दावत पर कमेटी में शिरकत करने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत की। बोले किसी इदारे में तौसी की हिमायत नहीं करेंगे। अगर तौसी बनती है तो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की बनती है। जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी पार्टी चीफ जस्टिस का इंतखाब करे। तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी नहीं, अहलियत भी देखी जाए। मौलाना ने वाज़ेह किया JUI ऑपोजिशन में है और रहेगी। वज़ीर दिफा ने एहतजाज करते हुए कहा हम यहाँ शाम गरीबा सुनने नहीं बैठे, एक तरफा ट्रैफिक चली है तो मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऐवान का माहौल बेहतर करने के लिए बनाए गए कमेटी का इजलास गर्मा गर्मी की नजर हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शदीद एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। PBA ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त हुई है। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल नांजा की दरख्वास्त पर जज तब्दीली का फैसला। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद जानेंगे। हुसैन, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुतालिक।
جی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا اور خط میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بطور اسپیشل جج سینٹرل خدمات جاری نہیں رکھ سکتا یہ کہا گیا تھا۔ خط میں مزید کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو میری خدمات واپس بھجوائی جائیں، جس پر عدالت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا خط جو ہے وہ اس پر درخواست منظور کی اور جج امجد اقبال رانجھا کی درخواست پر ان کی جگہ سیشن جج شاہ رخ ارجمن کی نامزدگی کی گئی ہے اور اب شاہ رخ ارجمن جو ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل 1 کے طور پر جو ہے وہ فرائض سر انجام دیں گے اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو 16 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے وہ اب اسپیشل جج سینٹرل امجد رانجھا کی جگہ اسپیشل جج جو نئے تعینات ہوئے ہیں شاہ رخ ارجمن وہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، شکریہ آپ کا۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے 16 ستمبر تک وضاحت مانگ لی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو حکومت سے ہدایات لے کر پیر کو آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، وزراء کی طرف سے سابق وزیر اعظم کے ملٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سویلین ہے، ملٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدالت کے لیے باعث فکر ہے۔ جواب دیں، کیا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا خدشہ ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا، اگر ایسا ہے تو وفاق سے واضح موقف آنا چاہیے۔ آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے، کل آپ ملٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں، پھر کیا ہوگا؟ عدالت نے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ خوفزدہ بالکل نہیں، لیکن کل کا احتجاج ملتوی کرے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹکراؤ نہیں چاہتے، اگر حالات یہی رہے تو پھر ٹکراؤ کا راستہ ہی بچتا ہے۔ لاہور کے جلسہ ہر صورت ہوگا، رکاوٹیں عبور کر کے پہنچیں گے۔ کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے، ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ ہم ہرگز خوفزدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ اداروں میں ایکسٹینشن کا کلچر غلط ہے۔ کل کو پارلیمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں 5 سال کے بعد 5 سال مزید دیے جائیں۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، بولے توسیع دینے کی روایت درست نہیں، ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور اس روایت کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کل تک ایکسٹینشن کے کلچر پر تنقید کرنے والی PP آج حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر حمایت کر رہی ہے۔ مولانا کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں سورج غروب ہونے کے بعد پولیس تھانوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں ریاست کہاں ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری صرف اسلام آباد تک محدود ہے کہ وہ اپنے مخالفین پر دھاوا بول دیں اور اسے ریاست کے تحفظ کا نام دیں؟ لیگ کے رہنما طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو امن اور دہشت گردی کی جنگ جیتی تھی اس کو دوبارہ سے پھر شکست میں بدلا آپ کی اس وقت بانی PTI کی حکومت نے، جب وہاں سے دہشت گرد لہا کے رہا کیے اور پالیسی کو بدلا۔ اب پھر دہشت گردی کے خلاف اپیکس کمیٹی ہو یا چاروں صوبے جب وفاق میں بیٹھتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کی بات اب پھر آپ نے کہہ دیا۔ پہلے بھی آپ نے 2013 سے 18 کے درمیان خفیہ اور ایک ان سے معاہدہ کیا جس میں آپ اپنے آپ کو ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔